हाँ, वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम सबसे पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पर हैं और यहाँ पर अभी चल रहा है 10th का कोर्स। फ्री क्लासेस चल रही है हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और इसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज और हैं। मैंने एक वीडियो में और बताया था VLDA का, BSc 4 ईयर, BSc 6 ईयर, उन सब का कोर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। 10th, 9th, 11, 12 उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियोस को शेयर करो, ऐप की इन्फॉर्मेशन शेयर करो। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर करना है। आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते हो, मतलब कोई क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो पहले फ्री कंटेंट देख ले, श्योर हो जाए कि हाँ आपको बेटर यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, तो आप उसके बाद ज्वाइन कर लें। तो ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए मैं स्टार्ट करा रही हूँ अपनी। हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, और उसमें हम 6.3 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और कुछ बाकी थे। तो देखो 2 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, तो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो ये है अपनी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। ये 2 क्वेश्चन आए थे 15 और 16 6.3 के। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, हमें गिवन है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो कोई पोल है, पोल कैसे, जैसे खंबे लगे होते हैं ना रोड पे, तो खंबा लगा हुआ एक पोल है, उसकी शेडो बन रही है, मतलब परछाई बन रही है। देखो जब सूरज निकलता है तो हर एक ऑब्जेक्ट की परछाई बनती है, उसी तरह इस पोल की परछाई बन रही है। वो कैसी बन रही है, वो खुद पोल तो है 6 मीटर का, ठीक है, वो जो पोल की लेंथ है वो कितनी है 6 मीटर की, और उसकी परछाई बन रही है 4 मीटर की, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ और गिवन है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट, एक टावर है वहाँ पर, वो भी अपनी शेडो बनाएगा, हर ऑब्जेक्ट शेडो बनाएगा। तो वो कितनी बड़ी शेडो बना रहा है, वो 28 मीटर लंबी शेडो बना रहा है। अब टावर की लंबाई नहीं दी हुई हमें दी हुई है उसकी शेडो, कि उसने कितनी लंबी शेडो बनाई है। हमें बताना है कि टावर की लंबाई कितनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो थ्योरम जो हमने लास्ट में अप्लाई करी थी। वो क्या कहती है, थ्योरम कहती है अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा। जो हम डिवाइड करते हैं वो किसी फिक्स प्रोपोर्शन में आएगा हमारे पास, तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यहाँ पर निकालेंगे क्या, टावर की लंबाई, ठीक है, कि टावर अपनी कितनी लंबी है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रहे हैं आपको, एक तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये रहा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो पोल है उसका मैं नाम रख देती हूँ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल मैंने कितना मान लिया, CD, और ये कितना दिया हुआ है 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया। उसके बाद इसकी शेडो कितनी आई है, इसकी शेडो आई है भाई 4 मीटर। तो हमने क्या किया, देखो इस C पॉइंट को F के साथ मिला दिया। उसके बाद हमारे पास AB कोई टावर है, लेट X बी द लेंथ ऑफ टावर AB, ठीक है, ये हमने मान लिया X मीटर है, ठीक है, यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, X मीटर होगी। अब इसकी शेडो कितनी दी हुई है, देखो भाई इसकी शेडो दी हुई है 28 मीटर, ठीक है, तो ये दी हुई है 28 मीटर। हमें बतानी है कि ये X कितनी है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इनके इस पॉइंट को, शेडो के आखिरी पॉइंट को उसके कॉर्नर से मिला दिया, तो हमारे पास आ गई एक ट्रायंगल। अब मैं यहाँ मान रही हूँ कि यहाँ पर सन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब सन से लाइट आएगी तो हर एक चीज़ पे इक्वल एंगल पे पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं ना कि वो इस ऑब्जेक्ट पे तो किसी एंगल पे आ रही है सन की रेज और दूसरी ऑब्जेक्ट पे किसी और एंगल पे आ रही है, सब पे सेम एंगल से आएगी। तो उस हिसाब से देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अपना सेम हो जाएगा। उसके बाद देखो जब यहाँ से एंगल बन रहा है, उसके देखो एक पोल है वो सीधा खड़ा होगा, एक टावर भी हम सीधा लगाएंगे। हम देखो टावर वैसे तो इतना बड़ा होता है हमारा, पर हम इतनी बड़ी तो लेंथ नहीं मान के चलेंगे ना, हम मान के चलेंगे बीच के किसी एक पॉइंट से, जैसे हम मेजरमेंट करेंगे लेंथ तो उसके सेंटर के एक पॉइंट से सीधा मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया टावर और पोल दोनों बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं। अगर टेढ़े होंगे तो देखो उनकी शेडो भी टेढ़ी जाएगी, तो हम मान के चलते हैं जैसे अपनी दीवार है
या फिर टावर है या फिर अपना पोल है, तो जो भी चीज़ है वो बिल्कुल सीधी खड़ी है, 90 के एंगल पे खड़ी है, वो झुकी हुई नहीं है। तो ये एंगल कितने बन गए अपना, 90 का बन गया। उसके बाद देखो जब शेडो इस पॉइंट पे आ रही है, इस टावर पे आ रही है, पोल पे आ रही है, तो सेम एंगल से आ रही है, तो वो जब नीचे टच करेगी तो भी सेम एंगल से टच करेगी ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। ये तो था थ्योरेटिकली समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल C इक्वल टू एंगल A, एंगल F इक्वल टू एंगल E और एंगल D इक्वल टू एंगल B। वो कैसे, ये तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि वो दोनों क्या बिल्कुल 90 के एंगल पे खड़े हैं वर्टिकली। अब देखो ये दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि सनलाइट मेक सेम एंगल विद एवरी ऑब्जेक्ट। जो सनलाइट है अपनी वो हर एक ऑब्जेक्ट पर सेम एंगल से गिरेगी और सेम ही अपना रिजल्टेंट एंगल बनाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या हो गए अपने, सिमिलर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ट्रायंगल CDF सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, रेशो में आएंगी। तो देखो DC अपॉन में AB इक्वल टू CF अपॉन में AE और DF अपॉन में BE। अब देखो हमें कौन सी चाहिए, हमारे पास DC हमें पता है तो इनकी वैल्यूज रख लेते हैं भाई। देखो एक बार हमें CD पता है कितनी है, 6 मीटर। उसके बाद AB हमें पता है कितनी है, X है। उसके बाद इनकी ज़रूरत है नहीं CF की और ये इनको देते हैं छोड़, और क्या बचेगा हमारे पास 4 मीटर। DF कितनी है 4 मीटर और ये कितनी है 28 मीटर। तो यहाँ से सोल्व करके X की वैल्यू निकालो भाई। X को ले जाते हैं इधर और इन दोनों को ले आते हैं उधर। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 28 क्रॉस में 6 इक्वल टू 4x। तो x को इधर रखो, 4 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा ये देखो 28 क्रॉस में 6 अपॉन में 4, तो ये बन गया 7x और x कितना आ गया 42 मीटर। x क्या आ गया 42 मीटर और ये क्या थी अपनी टावर की लेंथ। लेंथ क्या लिखी, हाइट लिख देते हैं, ये तो स्ट्रेट खड़े हैं ना, तो क्या लिख देते हैं इन दोनों को, हाइट ऑफ टावर। ये टावर की हाइट हो गई अपनी और यही हमें निकालनी थी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमने क्या किया है और कैसे हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमने टावर की लेंथ बतानी थी और वो हमने बता दी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है इसी एक्सरसाइज में, AD और PM क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC और PQR के, दोनों मीडियन हो गए। तो हमें क्या पता है, मीडियन है जिस लाइन के ऊपर मीडियन ड्रॉप करता है उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है। मतलब बाइसेक्ट कह देंगे तो इक्वल पार्ट ही हो गया ना, इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर देता है। उसके बाद उसी तरह उस मीडियन ने भी किया। तो अब हमारे पास क्या है, देखो हमें प्रूफ करना है, और ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर दी हुई है, हमें प्रूफ करना है AB अपॉन P क्या इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो देखो ध्यान से, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इस हिसाब से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं भाई AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR और इक्वल टू BC अपॉन में QR। ये हो गई। इसके साथ साथ क्या होगा, सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये भी गिवन है। उसके बाद AD क्या है, मीडियन। ठीक है, अगर ये मीडियन है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ BC इक्वल टू BD इक्वल टू DC। ठीक है, उसके बाद क्या है, PM क्या है, मीडियन। अगर ये मीडियन है तो हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ QR इज इक्वल्स टू QM और इज इक्वल्स टू MR। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि ये क्या है अपना मीडियन और ये भी क्या है
मीडियन, ठीक है। तो ये सब तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। देखो ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू ये रहा, ए डी और पी एम कहाँ से बनेंगे, देखो ए डी और पी एम दोनों के हैं मीडियन, तो उनको इक्वल लाने के लिए क्या करें, सबसे पहले हम उठा लेते हैं दो हाफ ट्रायंगल। कौन से दो हाफ ट्रायंगल, देखो यहाँ से मैंने उठा लिया, ये वाले बना लेती हूँ मैं, कलर देखो भाई, ठीक है। मैंने छोटे बनाए हैं क्योंकि मुझे अब इनको सिमिलर प्रूफ करना है। देखो ए बी डी, ठीक है, उसके बाद पी क्यू एम, ये हो गया। हमें पता है ए बी तो पी क्यू के क्या है, प्रोपोर्शन में है, उसके बाद बी क्या है, क्यू के प्रोपोर्शन में है, इतना हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है, देखो बी डी है वो क्यू एम के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। वो कैसे, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, यहीं पे लिखेंगे, अगले पेज पे लिख देते हैं, यहीं आगे अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। एक बार मैं ट्रायंगल्स को दोबारा बना दूँ तो ताकि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा बड़ी बन गई है ये। अब एक और काम कर देती हूँ यहाँ पर, पूरे बना दिए भाई मैंने डायग्राम, और ये अब हमें प्रूफ करना है। ओके, तो बन गए मीडियन। अब देखो ए बी सी डी पी क्यू आर और एम, यही था ना, हम लेके चल रहे हैं ये वाली ट्रायंगल। तो मैं इसमें एक बार कलर फिल कर दूं बच्चों ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कर दिया भाई, देखो ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू एम हमारे पास क्या है, देखो ए बी प्रोपोर्शन में क्या है, पी क्यू है। उसके बाद हमें क्या पता है, बी सी इक्वल टू क्यू आर था ना, देखो बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तो ऑलरेडी है, ये क्यों है हमारे पास, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है। हमें क्या पता, अगर हमें इन दोनों के आगे हाफ हाफ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सेम ऑपरेशन अप्लाई किया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आप देखो हाफ बी सी और हाफ क्यू आर कितना हो जाएगा, हाफ बी सी, बी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, बात तो एक ही है, तो बी डी अपॉन में क्यू एम हो गया। ध्यान से देखो हमने क्या किया है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम कर दिया। एंड इसके साथ क्या है, जो बी एंगल है वो क्यू एंगल के इक्वल है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो क्या लिख सकते हैं हम, बाय सी पी सी टी, कौन सी, एस ए एस क्या हो गया, ट्रायंगल ये दोनों ए बी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू एम की, हो गई। यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स किस में आएंगे, अब रेशो में आएंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये इंप्लाइज करता है ए बी अपॉन में पी क्यू, ये तो हमारे पास पहले से थी भाई, और बी डी अपॉन में क्यू एम भी हमारे पास पहले से थी, इसने इंप्लाइज कर दिया कि ए डी अपॉन में पी एम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, हमें इनकी ज़रूरत थी। देखो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्या इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ये बन गया। अब देखो हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि ए बी अपॉन पी क्या इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। अब ध्यान से देखो, क्या हमने ये प्रूफ नहीं कर दिया, ए बी अपॉन पी क्या ए डी अपॉन पी एम, तो यहाँ से इसको एक बार और ब्रैकेट में सुंदर सा लिख दो, क्योंकि प्रूफ तो हमें यही करना था, आंसर तो हमारा आ ही चुका है। तो ए डी अपॉन में पी एम, और ये बन गया आपका हैंस प्रूफ। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। उसके अंदर हमारे पास है क्या बच्चों, देखो हमें कुछ प्रूफ करना है, वो उससे पहले एक थ्योरम करवा देती हूँ मैं। हमारे पास देखो फर्स्ट में हमने एक थ्योरम करी थी, वो अपनी क्या थी, हम
वो दिखाने के लिए एंगल्स को और वो प्रोपोर्शन में दिखा देते थे, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। अब हमारे पास एक नई थ्योरम आती है। नई थ्योरम क्या कहती है, अब ये आ गई एरिया पे, ठीक है, किस चीज़ पे आ गई है, एरिया पे। तो एक बार देखो क्या, ठीक है, देखो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब एरिया पे थ्योरम क्या कहती है, इफ ये थ्योरम है बच्चों जिस पे हमारी अब अगली एक्सरसाइज मतलब 6.4 जो है पूरी डिपेंड करने वाली है। तो थ्योरम क्या कहती है कि क्या ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल, ये कुछ नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो अब एक प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी वाली, एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ ए आर। बच्चों मैंने एरिया के लिए लिखा है तो पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इनकी, देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर और इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। क्या कहता है हमारा ये क्राइटेरिया कि दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो और दोनों का स्क्वायर कर दो। जो एरिया है वो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ये कहती है हमारी अगली थ्योरम। तो मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ थ्योरम बता रही हूँ क्योंकि हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस पैटर्न को, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ करना है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्या थ्योरम का रिजल्ट आता है, एक जो हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उन दोनों का एरिया का रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर के इक्वल आएगा, उनके रेशो के स्क्वायर्स के इक्वल आएगा। तो इसको यूज़ करते हुए करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.4 और क्वेश्चन नंबर है 1 और हमें इसमें क्या दिया हुआ, देखो दो ट्रायंगल हैं अपने, बना लिए भाई मैंने दो ट्रायंगल। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये है ए बी सी पी क्यू आर और हमें क्या गिवन है, इन दोनों का एंड देयर एरियाज, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है भाई। तो मैं इनके बीच में सिमिलर का साइन लगा दूं। उसके बाद हमें दिया हुआ दोनों का एरिया, तो फर्स्ट का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे क्या गिवन है, ई एफ। अब अरे भाई मैंने तो नाम ही गलत लिख दिए, रुक जाओ मैं नाम सही कर देती हूँ, ठीक है। तो ई डी आएगा बच्चों, ए बी सी और डी ई एफ है तो ऊपर लिखेंगे डी, कोरस्पॉन्डिंग के साइड में लिखना भाई डी ई और एफ। देखो जैसे ट्रायंगल का नाम होता है हम वैसे ही वर्टिसेस के नाम देंगे। हमें गिवन है ई एफ, ई एफ कितनी दी हुई है 15.4 सेंटीमीटर और हमें ये बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आती है ना, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना है। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसी भी दो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम साइड ले लेते हैं बी सी अपॉन में ई एफ और उसका क्या है, स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ए बी सी का एरिया कितना गिवन है हमें 64, इसका एरिया कितना 121 इक्वल टू इसका है बी सी का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से जब स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसको मैं अंडर द रूट को बाद में लगाऊंगी। अगर मैं बी सी को मान लेती हूँ एक्स, ठीक है, क्या मान लेती हूँ, लेट बी सी कितनी है x सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया x अपॉन में 15.4 और उसका स्क्वायर। तो क्या करो, एक बार स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट, तो इसका अंडर द रूट क्या हो जाएगा, देखो 8 अपॉन में 11 उसका क्या है ये स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन में ये है इसका स्क्वायर। तो इससे ये हो गया कैंसिल। अब आगे क्या बचा, देखो 8 अपॉन में 11 इज इक्वल टू x अपॉन में 154। अब हमें करना है इसको सॉल्व, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 8 अपॉन में 11 इज इक्वल टू x अपॉन में, अब इसको ले जाओ इधर और x को रखते हैं एक साइड, तो 8 अपॉन में 11 क्रॉस में
50, इसकी जो पॉइंट है उसको मैंने हटा के लिख दिया डिवाइड में 10। अब देखो 11 पे करेंगे कैंसिल तो कितना आएगा 14, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और नीचे डिवाइड में 10 तो आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। और हमें क्या बतानी थी ये, तो ये कितनी हो गई 11.2 सेंटीमीटर, और ये अपना क्या हो गया अब आंसर। ठीक है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर पुट करना था और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास एक डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद पैरेलल साइड। AB और DC क्या है अपनी पैरेलल साइड्स हैं, उन जो इस ट्रेपेजियम के डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, O पॉइंट पे। उसके बाद क्या है देखो, हमें गिवन है जो AB है वो 2 × DC है, जो ये AB की लेंथ है वो कितनी है 2DC, मतलब ऊपर वाली से डबल है ये साइड अपने पास। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। ठीक है, तो देखो जैसा कि डायग्राम आपके सामने, ट्रेपेजियम हमने बना लिया है, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। क्या है हमारे पास देखो COD में और AOB में, ध्यान से देखो यहाँ पर बने हुए हैं हमारे पास, ये देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल, और उसके बाद एक और कलर हमें चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब ये कैसे आए भाई? ठीक है, देखो कैसे आए, जब दो पैरेलल लाइंस को CD और AB क्या है पैरेलल, उनको AC ने क्या किया इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल बन गए हैं अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे? नहीं, ये बनेंगे अपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट तो ये है, इनको क्या बोलते हैं, हमने इसको बोला था अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, बीच वाले कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट है, और जो ये बनते हैं देखो ये दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये और ये क्या है अपने वर्टिकली ऑपोजिट, और उसके बाद जो पैरेलल के इस साइड होते हैं जैसे कि ये और ये दोनों क्या बनते हैं अपने, ये बनते हैं, अभी मैंने नाम लिया था इनका अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, मैं इनके नाम रख लूँ, जैसे पिंक वालों का कुछ नाम रख लेती हूँ, रुको भाई मैं इनके नाम रख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये 2, ये 3, उसके बाद ये 4, ये 5, 2, 3 क्यों रखा मैंने, 1, 1 क्यों नहीं रखा? चलो कोई बात नहीं, इसका नाम रख दिया मैंने क्या रख देते हैं 6 और 7। ठीक है, ये मैं, रुको भाई मैं सेम कलर से नाम लिख रही हूँ, तो मैंने इसका भी सेम कलर से लिखना है, तो हमारे पास ब्लू कलर आ गया, और ये क्या कहता है, ये है 6 और ये है 7। अब समझ में आ रहा होगा, हाईलाइट कर दिया है इनको। तो देखो क्या लिखते हैं, आपको लिखने पेपर में पूरे नाम, और वो पूरे नाम कैसे होंगे, देखो एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या है एंगल 3। एंगल 2 और 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल 3 को क्या लिख सकती हूँ DBA। ठीक है, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम अपने अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल है इसलिए क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। उसके बाद सिमिलरली क्या है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल AOB पहले लिखी है ना मैंने, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, रुक जाओ बच्चों क्लियर कर दूं मैं इसको। AOB के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये भी क्या हो गए अपने अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इनके दूसरे नाम क्या लिखेंगे हम, 4 का नाम क्या बनेगा, देखो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल 4 का नाम बन गया CAB, और इसका बन जाएगा DCA। ठीक है, उसके बाद जो अपना एंगल कौन सा वाला रह गया 6 इक्वल टू एंगल 7, तो इसके नाम क्या लिखेंगे हम, एंगल
ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और इसका नाम क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ध्यान से देखो, हमने दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो रही है, अपनी सिमिलर हो गई है। ठीक है, क्या हो गई, दोनों की दोनों ट्रायंगल अपनी सिमिलर। तो क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। दूसरे वाले का नाम क्या रखा था भाई, देखो ए बी सी नहीं है, ए ओ बी और सी ओ डी है। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगी ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है, अब यहाँ से देखो एरिया ऑफ, फिर से चेक कर लेते हैं भाई, पिछले पेज पे चला गया क्वेश्चन तो हमारा सारा ही। तो चलो मैं इस डायग्राम को फिर से बना दूं बच्चों, ताकि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो कोई। ठीक है, अब हमारे पास है ये वाली और ये वाली, ये थी अपनी, एक बार और मैं इनके नाम चेक कर लूँ, ए बी सी डी, और ये क्या है अपना ओ पॉइंट। तो ध्यान से देखो, ये वाला तो इसके सिमिलर था, ठीक है, ये वाला इसके सिमिलर था, और ये वाला अपना आपस में। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लिखेंगे, पहले कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएंगी, देखो ऐसे लिखोगे आप, इसके सामने वाली और इसके सामने वाली, फिर इसके सामने वाली और इसके सामने की। तो देखो जो डी के सामने है वो कौन सी है, सी ओ सी अपॉन में ए ओ इक्वल टू, फिर क्या बच जाएगी अपनी, ए ओ हो गया है तो ओ बी, और आप लिखोगे ओ डी, पहले ओ डी अपॉन में ओ बी, और फिर डी सी अपॉन में ए बी। ये हो गई अपनी साइड्स। अब हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी अपॉन में एरिया ऑफ ये, और देख लो भी क्वेश्चन में पहले किसका एरिया लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है ए ओ बी का, तो ऊपर ए ओ बी का एरिया लिखेंगे। हमने किसका लिखा है, सी ओ डी का, तो नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी, और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ सी ओ डी। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर ए बी की साइड आनी चाहिए, नीचे अपनी सी डी की, तो ये लिख देंगे ए बी अपॉन में सी डी हो गया उसका स्क्वायर। वैसे तो इनके स्क्वायर के इक्वल भी है, ओ सी अपॉन में ओ ए का स्क्वायर, और ओ डी अपॉन में ओ बी का, फिर से मैंने अपोजिट कर दिया बच्चों। पहले ऊपर लिखनी है आपको किसकी रेशियोज, नीचे वाले की, ओ बी अपॉन में ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन में ओ सी का स्क्वायर, ऐसे लिखना है। अब देखो इनकी हमें ज़रूरत है नहीं, हमें चाहिए ये क्यों चाहिए, देखो हमें गिवन है कि ए बी, लास्ट में क्या गिवन है, रुको भाई, जो सी डी है, ए बी इक्वल टू 2CD, ए बी किसके इक्वल है, 2CD। तो यहाँ पर यूज़ कर दो, इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ सी ओ डी, ये बन जाएगा। देखो ए बी की जगह रखेंगे 2CD अपॉन में सी डी उसका स्क्वायर, तो सी डी से सी डी कैंसिल, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में 1। तो रेशो क्या आ गया, देखो रेशो ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज टू सी ओ डी क्या बन जाएगा, 4:1। और ये आपका क्या है आंसर, ये ट्रायंगल है, इनके आगे ट्रायंगल की नोटेशन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमें प्रूफ करना है, ये ट्रेपेजियम हमें गिवन है, ट्रेपेजियम ये नहीं है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी सी और डी बी सी, 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेसिस बी सी। देखो ये बी सी के ऊपर दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना, देखो ध्यान से, एक तो ये रहा, ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा ये रहा, दो ट्रायंगल बन गए ये, तो ये दोनों बने हुए सेम बेसिस के ऊपर। किस पर है ये, सेम बेसिस पे। तो हमें बताना क्या है, इन दोनों के एरिया का रेशियो ए बी सी और
DBC, इन दोनों के एरिया का रेशियो A/DO है। तो क्या करें भाई, देखो हमें पता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता है ना। तो यहाँ पर यूज करेंगे, देखो बात चल रही है बेस क्या है, सेम, तो बेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बेस क्या कहता है, देखो हमने क्या किया, जो ये ABC ट्रायंगल थी उसके अंदर ये वाला क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AP, ठीक है। और उसके बाद ये O पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहे थे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया DM उस ट्रायंगल के अंदर। तो अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी लिखना पड़ेगा आपको। तो कंस्ट्रक्शन क्या कहती है आपकी, ड्रॉ AP एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। हमने BC के ऊपर क्या कर लिया है, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखो एरिया ऑफ ABC कितना बन जाएगा, हाफ ABC का एरिया, देखो AP परपेंडिकुलर है, BC बेस है, तो हाफ इंटू AP इंटू में BC। उसी तरह एरिया ऑफ DBC, नीचे वाले का क्या बन जाएगा, हाफ इंटू में, देखो इस नीचे वाले का बेस तो यही बन गया BC और परपेंडिकुलर क्या है DM, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर है DM इंटू में BC, ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देते। देखो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चाहिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, AP अपॉन में DM। तो क्या लिखेंगे, अरे भाई क्या करेंगे, क्या कर देते हैं, 1 और 2 से लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को क्या कर दिया हमने, डिवाइड, तो क्या आया हमारे पास, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC, क्या हो जाएगा, दिस अपन में दिस करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो AP अपॉन में DM, ये आ गया भाई। पर हमें तो इसको A और DO के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 ट्रायंगल्स बन रही है छोटी छोटी। तो एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा इस पेज पे आके। ये बन गया अपना डायग्राम। इसके ऊपर लिखना हमने इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, 2 ट्रायंगल बनेंगी, इनको भी पूरा ही बना देते हैं मेरे ख्याल, क्योंकि नहीं तो कलर जाएगा बाहर अपना और वो जाना चाहिए नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास, मैं इनके ऊपर अंदर कलर फिल कर देती हूँ, ये और ये हो गया। ध्यान से देखो भाई, अब हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये AP था, इनका फिर से नाम लिख दे, चलो ये दिखा दो एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो हम आ जाते हैं अपने जेन्युइन कलर पे। हमारे पास डायग्राम क्या है, देखो ऊपर AC है, ABCD, और उसके बाद ये क्या, देखो O पॉइंट, ये था अपना P और ये था M, ठीक है। ध्यान से देखो, जो 2 ट्रायंगल मैंने हाईलाइट करी है उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, वो क्वेश्चन हमारा जहाँ रुका है वहाँ उसको हमने रोक दिया, अब नया शुरू कर रहे हैं उसी में। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल
DMO, इन दोनों के अंदर क्या है, देखो जो एंगल O पे बन रहा है दोनों साइड, वो क्या हो गया अपना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वो क्या कहते हैं कि दोनों हो जाएंगे सेम। उसके बाद P और M दोनों एंगल क्या है अपने 90 डिग्री के एंगल, तो AA जो हमारी सिमिलैरिटी उससे क्या हो गया, दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इनकी साइड्स को क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, तो वही हम करने वाले हैं। आप देखो कैसे, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO, कैसे 90 डिग्री तो इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल AOP इक्वल टू एंगल MOD, ये कैसे वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट ही बोलेंगे क्या इनको, चलो भाई यही नाम है तो यही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, बाय AA सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APO सिमिलर होगी ट्रायंगल DMO के। अगर ये है तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन में DM इज इक्वल्स टू PO अपॉन में OM इज इक्वल्स टू AO अपॉन में OD, ये हो गया। अब देखो ये हमने कहाँ से लिख दिया, दोनों ट्रायंगल को हमने कोरस्पॉन्डिंग प्रूफ सिमिलर प्रूफ किया है। ध्यान से देखो यहाँ हमारे पास है AP अपॉन में DM, ये देखो लास्ट क्वेश्चन में हम दोनों का एरिया अपना AP अपॉन में DM आया हुआ है, क्या आया हुआ है AP अपॉन में DM, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 3 और वहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और इसका नाम रख देती हूँ 4 एंड 4। 3 और 4 से हमें क्या पता चला कि एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ BDC, ये क्या हो जाएगा, ये था हमारा AP अपॉन में DM के इक्वल, और AP अपॉन DM किसके इक्वल है, AO अपॉन में OD। देखो यही हमें प्रूफ करना था, AO अपॉन में OD के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार और मर्ज करके लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो वो क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ से दिस इम्प्लाइज एरिया ABC अपॉन में एरिया ऑफ BDC इक्वल टू AO अपॉन में OD, और अब क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हो गया। तो ये थी हमारा प्रूफ, इसके अंदर हम इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, थ्योरम नहीं कहेंगे तो देखो क्वेश्चन तो था ही हमारे पास जिसको हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास क्या है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों की दोनों क्या है, सिमिलर है, और हमें उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करें, देखो अगर आज जो हमने थ्योरम पढ़ी है वो क्या कहती है, इफ टू ट्रायंगल्स, तो इनके नाम दिए हुए ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो क्या कहती है आज वाली थ्योरम, बाय द थ्योरम क्या पता है हमें कि एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन में PQ उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR उसका स्क्वायर और इक्वल टू BC अपॉन में QR और इसका भी होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो आगे क्या करना है हमने इसको, अगर ये इनके इक्वल है, हमें पता है दोनों दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स और इक्वल है, तो हमें उनको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हम इनके एरिया को, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो हम उनके क्या कहेंगे, देखो यहाँ से कि उनका एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम। क्या हो जाएगा, उनका एरिया बिल्कुल सेम। तो उनका एरिया बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इक्वल टू 1। क्या लिख देंगे, इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर हो रही है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा, 1/1। तो इसको क्या लिख देंगे, इक्वल टू ये तो क्या बन जाएगा, एरिया, इनका रेशियो आ जाएगा
अपॉन में एरिया। वेट अ मिनट, लेट मी चेक द स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी गिवन है। एरिया उन दोनों का इक्वल दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ये हमें पता नहीं करना, ठीक है, स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमें यहाँ पर एंड दोनों का एरिया, देखो एरिया इक्वल है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ एंड एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन गया अपना 1, ये 1 बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चला कि ये सारी जो लाइनें हैं ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। देखो ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये सिमिलर थी बच्चों तो इस यहाँ से हमें कुछ और भी पता चलता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये भी किस में आ गया, सिमिलरिटी के अंदर आ गया। तो इस वाली स्टेटमेंट इक्वल टू आ रही है 1/1, तो 1 लिख सकते हैं ना, 1। इसको यूज करके कुछ बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, देखो ए बी अपॉन में बी सी नहीं है, ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर कितना है 1, उसके बाद बी सी अपॉन में पी क्यू आर इसका स्क्वायर भी कितना आ गया 1, और उसके बाद ए सी अपॉन में पी आर इसका स्क्वायर भी कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से क्या पता चला, देखो कि ए बी इक्वल टू पी क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर, और यहाँ से क्या पता चला कि ए सी इक्वल टू पी आर, ये हो गई। और उसके बाद हमें क्या पता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, ठीक है, उसके बाद एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी है, और उसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू आर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या नाम दूँ, 1 2 3 बना चुके क्या वहाँ पर हम, हाँ हम 1 और 2 बना चुके हैं, तो 3 इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, तो क्या लिख देंगे 4 5 6 से हमें पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6। देखो ध्यान से, तीनों तो एंगल कोरस्पॉन्डिंग है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है एक दूसरे के, मतलब इस वाले ट्रायंगल के उस वाले के इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल गिवन है हमें, और हमें क्या करना है, देखो हमें कुछ प्रूफ करना है जो कि हमें साइड में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर डी ई एफ जो है ना वो मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी बी सी और ए बी बी सी और ए सी, इसके अंदर क्या है डी ई एफ, इनके रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। तो एक बात तो क्लियर हो गई ना कि ए डी इक्वल टू डी बी है, ए एफ इक्वल टू एफ सी है, और ये क्या हो जाएगा बी ई इक्वल टू ई सी है, ये इक्वल हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं हमें पता चल जाए जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसका रेशो पूरे ट्रायंगल के साथ, इसके एरिया का रेशो पूरे ट्रायंगल के साथ। तो देखो क्या है, टू फाइंड लिख लेते हैं एरिया ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ए बी सी, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो छोटी छोटी ट्रायंगल बन रही है, देखो मैं इनमें कलर फिल करके बता देती हूँ। और
देखो ये जो 4 अलग अलग ट्रायंगल्स बन रही है, मैं क्या करती हूँ इन सबका अलग अलग एरिया निकाल लेती हूँ ताकि हमें DEF जो अंदर वाली ग्रीन वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमें अलग से पता चल जाए, वो निकाल लेंगे और पूरी का एरिया निकाल लेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। कैसे, हम ले लेते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो ये BDE और एक ये पूरे वाली ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। ये हमें गिवन है मिड पॉइंट और हमें यूज करना है ठीक है। देखो तो सबसे पहले जो हम सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने करके आए, सेकंड में एक्सरसाइज में हम करके आए थे, वो हमारे पास क्या था कि जब हमारी एक ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करते हैं, क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं, तो जो ये लाइन बनती है वो नीचे वाली लाइन के क्या आती है, पैरेलल आती है ना। और एक और बात हम पढ़ के आए थे, वो क्या थी, मान लो ये मिड पॉइंट नहीं भी है, नहीं भी है तो भी क्या है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसके अंदर ये लाइन है और ये वाली लाइन है, ध्यान से देखो ये 1:2 रेशियो में 1:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया है, तो भी ये PQ जो लाइन है वो BC के पैरेलल आएगी, ये हम पढ़ के आए थे। पर यहाँ तो हमें गिवन है कि D और F क्या है, दोनों के मिड पॉइंट है, उस हिसाब से क्या हुआ, जो DF लाइन है ना वो BC के पैरेलल आ गई, और उसी तरह जो ये वाली लाइन है ये इसके पैरेलल आ गई, मतलब पूरी लाइन के। और मैं एक और बना देती हूँ, रेड के साथ चल जाएगा काम, हाँ, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हर एक ट्रायंगल में देखो ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल, ब्लू वाली इस पूरी वाली के पैरेलल आ गई। तो ये कहाँ से पता चली हमें, जो ये हमें मिड पॉइंट गिवन है, इन मिड पॉइंट ने क्या किया, इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। तो जो हमारी सबसे पहले वाली थ्योरम्स थी, देखो जो 6.2 में हमने करी थी बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो क्या कहती है कि AD इक्वल टू DB है, क्यों है, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद AF इक्वल टू FC है, फिर से क्या, F इज मिड पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो AD अपॉन में AF और DB अपॉन में CFFC, देखो ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें कि जो DF है वो पैरेलल किसके हैं, BC के हैं। और उसके बाद एक और बात भी पता चल जाएगी, वो कैसे, देखो इसके अंदर, चलो इसको अभी नहीं लिखते हैं हम कि ये इसके हाफ में आएगा, जो DE है। यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है, देखो कि ये वाली जो लाइन है वो इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। वो कैसे, देखो सारे के मिड पॉइंट्स हमने मिलाए हुए हैं, क्या किया हुआ, हमने पूरे के पूरे ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया है। तो क्या हो जा रहा है, जो बीच वाली लाइन आ रही है वो क्या होगी, अपनी जो बेस वाली लाइन है उसकी हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीच वाली लाइन इसकी हाफ। तो यहाँ से हम इस वाले डायग्राम को मैं मिटा दूँ तो क्या, यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो हमें यहाँ डायग्राम से पता चलती है। एक तो देखो DF BC के पैरेलल है, उसी तरह हमें कुछ बाकी लाइनें भी लिख देती हूँ, मैं सिमिलरली करके लिख देती हूँ, क्या कि DE पैरेलल है AC के, और DE हो गया, DF हो गया, और EF लिखना है। अब EF पैरेलल किसके हैं, EF पैरेलल है AB के। और साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन और हमें मिलती है वो क्या है, देखो वो ये है कि जो DF है ना वो हाफ हो जाएगी BC की, उसी तरह यहाँ से DE जो है वो हाफ हो जाएगी, हाफ लिखेंगे इसको, हाफ हो जाएगी कौन सा वाला, देखो DE हाफ हो जाएगी AC के, उसी तरह EF हाफ हो जाएगी AB के। तो देखो ये सब हमें पता चल गया। तो अब क्या करते हैं, हम कंपेयर करके किसी एक छोटी ट्रायंगल का क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा उससे, देखो जब हमारे पास दो लाइनें पैरेलल आ रही है तो पहले कौन सा ट्रायंगल ले लूँ, एक तो ये पिंक वाला और एक ये पूरे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ से तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये तो फिल हो गया अपना,
वहां पर ट्रायंगल फिर से बनाते हैं, देखो ठीक है। और उसके बाद ऐसे बना लो, ओके। तो ऑलमोस्ट बन गई है, ठीक है बच्चों। तो ये बन गई, देखो। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं किसका एरिया निकालना, ये पिंक है और ये पूरे वाली, इसके नाम लिख लो भैया। फिर से क्या था हमारे पास, A B C D E F, A B C D E F ये है। तो हम क्या चाहते हैं, देखो अगर हमारे पास इन ट्रायंगल कौन से वाली ले रहे, देखो B D E, मैंने छोटे वाले लिए B D E और उसके बाद एंड इन ट्रायंगल बड़े वाली तो B A C, देखो मैंने नाम क्या लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करते B D E और B A C, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है, जो D E है वो पैरेलल किसके है, A C के। तो ये क्या कहती है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B D अपॉन में A B, बी डी अपॉन में बी ए लिखते हैं, ठीक है। सिमिलर प्रोपोर्शन उसमें ऑर्डर में चलते हैं, बी ए इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये हो गया। उसी तरह क्या होगा, उसी तरह हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम दो साइड हमारी क्या आ गई है, प्रोपोर्शन में आ गई है। और उसके बाद जो एंगल बी है वो देखो कॉमन है दोनों में, तो आगे क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। क्या ऐसे नहीं लिखते भाई, लिखने का पैटर्न चेंज करते हैं। देखो एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए बी सी, कैसे हुआ ये, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, कॉमन एंगल ये वाला कर ले। अगर ये नहीं करना चाहते ना तो हमारे पास एक और तरीका है बच्चों, कौन सा तरीका है, देखो ये भी मैं बता दूं। अगर दो पैरेलल लाइन है हमारे पास और ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। देखो ये इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ध्यान से देखना, इसमें कलर चेंज, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये नजर आ रहा है ये वाला, और ई वाला एंगल सी वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल प्रॉपर्टी से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो अभी तो मैंने किससे कर दिया, रेशियो से प्रूव कर दिया है कि दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर इससे यूज नहीं करना चाहते तो और क्या कर सकते हैं, देखो पैरेलल की वजह से ये आ गया, ये सही है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल दोनों के दोनों ट्रायंगल के अंदर, देखो एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और उसी तरह एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल उसके इक्वल, क्यों, क्योंकि डी ई और ए सी पैरेलल लाइन को बी सी ने और बी ए ने इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। ये क्या हो गए, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन डी ई एंड ए सी, ऐसे नहीं लिखते, डी ई पैरेलल लाइन ए सी के। देखो ए सी और डी ई और ए सी के पैरेलल लाइन से उनके कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल्स आ रहे हैं। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, देखो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, यहाँ से तो ये बन गई और यहाँ से बनाते तो क्या बनती, एस ए एस, ये वाली बन जाती ना। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला, सिमिलैरिटी से क्या पता चला कि जो ट्रायंगल बी डी ई है वो सिमिलर हो गई ट्रायंगल बी ए सी के, हो गई। उसके बाद इनका एरिया को रेशो में लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आज वाली एक्सरसाइज है वो इसी पे तो डिपेंड करती है। तो देखो क्या लिखते हैं, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन में एरिया ऑफ करेंगे बी ए सी, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी साइड्स का स्क्वायर। अब देखो इसकी साइड में कौन सी लिख लेती हूँ,
जो मर्जी आप लिखना चाहो, देखो बी डी ई की लिख लेती हूँ, बी डी अपॉन में बड़े वाली की हो जाएगी बी ए उसका स्क्वायर, और दूसरी साइड से लिखना चाहूँ तो बी ई अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, और तीसरे वाले भी लिख सकते हैं बी डी सी डी ई अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। देखो कोई एक ले लो, हमें क्या पता है ई डी और एफ मिड पॉइंट्स है ना, तो पूरी लाइन का हाफ पार्ट हो गए। देखो बी डी के नीचे बी है, पूरी लेंथ लिखी हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बी डी अपॉन में 2 बी डी स्क्वायर, उसी तरह ये बी ई अपॉन में 2 बी ई उसका स्क्वायर, और उसी तरह डी। इनमें से आपको कोई एक यूज़ करना है बच्चों, मैं आपको दोनों यूज़ करके दिखा रही हूँ। देखो ये कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा, डी ई आएगा, तो ये कैंसिल 2, तो यहाँ से देखो आपके पास आएगा 1/4, क्या आएगा 1/4। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास है आया है एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी 1/4, तो यहाँ से इसको ले जाओ उधर, तो एरिया ऑफ बी डी ई कितना आ गया 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो एरिया वो पूरी का 1/4 पार्ट है, उसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा और ये भी 1/4 हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख रही हूँ, इस पर हमें फिर डायग्राम चाहिएगा भाई। बन गया, ठीक है, बन तो नहीं रहा, ये थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है इसके अंदर, मैं इसको वैसे ही जॉइंट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, और एक और चाहिएगा, तो कौन सा कलर ले लेते हैं, ऑरेंज। ध्यान से देखो, अब ए बी सी डी ई एफ, देखो ध्यान से एरिया ऑफ सिमिलरली करके लिख दूं, क्योंकि मैंने एक का निकाल लिया तो बाकी का भी ऐसे ही आएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, उसके बाद एरिया ऑफ ई सी एफ क्या बन जाएगा, हाफ 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। देखो ध्यान से वो वाली लाइन भी यहाँ पे लिख लूँ ताकि एक साथ दिखाई दे हमें, बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, इन तीनों को यूज़ करना है, तो इसको 1 2 और 3 दे देती हूँ नाम। देखो ध्यान से, पूरी ट्रायंगल में ना हमें ये वाला एरिया पता है, ये वाला पता है, ये वाला ऑरेंज वाला निकालना है, तो क्या करो पूरी में से तीनों माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ डी ई एफ वो कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी माइनस में ये तीनों करेंगे, तो इन तीनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इसको लिख ले बाहर, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये कितना बन गया, देखो ये भी बाहर आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी, तो 1 माइनस ये बन गया 3/4 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। अब इसको ले आते हैं इधर डिवाइड में, ठीक है, इसको ले आते हैं डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी कितना आ गया 1/4, और यही हमें बताना था, तो अब क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, अब थ्योरम के लास्ट में यही लिखना होता है, हमारा कंपल्सरी माना जाता है हैंस प्रूव लिखना। ठीक है, तो अब देखो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखा दूं, हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा
ठीक है भाई। और ये देखो स्टार्टिंग यहाँ से थी, हमें ये गिवन था और हमें क्या करना था, इस ग्रीन वाली का जो एरिया है उसका रेशो पूरे वाले के साथ दिखाना था। तो उसके बाद देखो हमने क्या किया, जो गिवन था वो सब कुछ लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाली ट्रायंगल का पूरे वाली इसके साथ क्या देखा, सिमिलरिटी चेक किया पूरी ट्रायंगल के साथ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये इस पूरी के ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो एरिया की थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने वो थ्योरम लगा दी और हमें पता चला कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमें ये भी दिया हुआ था कि ये जो डी ई एफ पॉइंट है ये सेंटर मिड पॉइंट है ना, तो मतलब क्या हुआ, ये हाफ पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला इसके और ये वाला इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी और हमारा रेशो आ गया 1/4। तो उसी तरह ये तो था एक ही ट्रायंगल का रेशो, इसका और इसका हमने क्या किया, सिमिलर तरीके से निकाल लिया। तो बाकी सबका आ गया सेम। अब हमें निकाला था बीच वाले का रेशो पूरे वाली ट्रायंगल के साथ। तो हमने क्या किया, पूरी में से पिंक, ग्रीन और ब्लू तीनों को माइनस कर दिया, तो ऑरेंज वाली का बच गया। तो ऑरेंज वाली के साथ रेशो कितना आ गया, 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो भाई यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें प्रूव करना है दो, ये गिवन है हमें ट्रायंगल्स और हमें इनके एरिया का रेशो इक्वल टू द रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल प्रूफ करना है। देखो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये जो छोटे वाली ए बी डी ट्रायंगल है इसको पी क्यू, यहाँ पर एस है, पी क्यू एस के सिमिलर प्रूफ कर चुके। उस प्रॉपर्टी से यहाँ पर क्या करेंगे, देखो करके दिखा दूँ, वैसे टाइम हो गया है तो चलो ये कल करेंगे। हमारे इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आई है 6 और 7 और 2 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, वो कोई लेंथी है नहीं, हमारे 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, अपनी क्लास वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आप 10th में नहीं हैं और आपके फैमिली में कोई 10th में है तो आप उनके साथ शेयर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले और हमारे पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।